नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में। आपने देखा होगा कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो जीरो में भले ही कितने ही जीरो जोड़ दें, उसका जवाब या हम कहें कि प्रत्युत्तर में हमेशा जो है वो जीरो ही मिलेगा। और अगर कोई कुछ अच्छा भी कर रहा है, किसी की वैल्यू भी है, अगर हम उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो उसको भी जीरो कर देता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में यही सब कुछ जो है वो बीएमसी के चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिल रहा है। अब जब हम जीरो करते हैं, जीरो कहते हैं, तो उसके पीछे का तर्क क्या है उसको थोड़ा सा हम समझें। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ी, उसके हिसाब से अगर हम ठाकरे ब्रदर्स हो, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या शरद पवार की एनसीपी हो, तो यहां पर जब हम जीरो की बात करते हैं तो उस जीरो में आते हैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और राहुल गांधी। शरद पवार को हम जीरो में शामिल नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि शरद पवार भले ही धृतराष्ट्र की भूमिका में हो, भले ही उनकी आंखों के नीचे उनकी पार्टी टूट गई हो, वो खुद जीरो हो गए हो, लेकिन एनसीपी या हम कहें कि शरद पवार ने अपना राजनीतिक कैरियर खुद अपने हिसाब से अपनी मेहनत से शुरू किया। फिर एक ऐसी स्थिति आई 1999 में, आपको पता ही है, पीएस संगमा के साथ मिलकर, ममता बनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी और फिर ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई और शरद पवार ने एनसीपी। और उसके बाद में भी अगर आप देखोगे तो वो कृषि मंत्री भी रहे यूपीए सरकार के समय। इसलिए मैंने यहां पर शरद पवार भले ही जो है वो कितने ही जीरो हो गए हो, लेकिन इस क्लब में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस क्लब में कौन से लोग शामिल है? इस क्लब में वो लोग शामिल है जिनका राजनीति का अल्प ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अहंकार के ऊपर टिका हो और राजनीति उनको विरासत में मिली हो। तो आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, आज आपने देखा बीएमसी का जब चुनाव था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तब राहुल गांधी एक बार भी महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए नहीं गए। यह सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। अब भले ही कांग्रेस पार्टी के पैरोकार पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, भले ही जो है वो कांग्रेस पार्टी में सर्जरी की बात करे या राहुल गांधी की बात करे, लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी और राजनीति ये दोनों साथ साथ चल ही नहीं सकती कांग्रेस पार्टी में। और राहुल गांधी की जहां हम बात करते हैं तो 2004 के बाद में कांग्रेस पार्टी ने इतना रिलॉन्च कर दिया कि अब कांग्रेस पार्टी के पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो राहुल गांधी को लॉन्च कर सके। तो जो मिला गांधी परिवार की विरासत के रूप में मिला, और गांधी परिवार की जब विरासत के रूप में मिला तो राहुल गांधी को लगने लगा कि देश की जनता जो है वो उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। उनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण है, काबिलियत है या नहीं है, इससे कोई देश को फर्क नहीं पड़ता या फिर गांधी परिवार को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की जनता जागरूक हो गई। अब जागरूक हो गई तो राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बनाने के मूड में नहीं है, और जब तक जनता का मूड नहीं होगा तब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जब 2 बार कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं ले सकी तो जनता को लगा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके नाते देश की जनता ने भले ही कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें दिला दी हो या दे दी हो, लेकिन बावजूद इसके जो जनता के मुद्दे थे उनके बजाय गांधी परिवार अपने आप को बचाने के मुद्दे उठाता है। और यही राहुल गांधी की राजनीति में इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो राहुल गांधी का राजनीति में क्या योगदान है, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी में क्या योगदान है, तो फिर जब आप इसको खोजोगे तो आपको मिलेगा जीरो। दूसरे आते हैं ठाकरे ब्रदर्स। अब ठाकरे ब्रदर्स की जब हम बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे, 2006 तक उद्धव ठाकरे को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक बाला साहब ठाकरे के साथ अगर कोई खड़ा होता दिखाई देता था तो वो था राज ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे का राजनीति में योगदान क्या है? कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे शिवसेना, जितनी सीटें शिवसेना को लड़ने को मिलती वो जीत कर आ जाती। हिंदू वोटर उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। अब एक जो भ्रम था शिवसेना को कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि जो है वो उस पार्टी की है,
तो मुझे लगता है कि अब बीएमसी के चुनाव परिणाम ने उसको भी तोड़ दिया। तो उद्धव ठाकरे जो अपने घर से राजनीति चलाते हो, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते हो, जनता का मूड क्या है उसको समझने में नाकामयाब हो और समझने की कोशिश भी ना करते हो, और जिनके पास अल्पज्ञानी, अहंकारी या हम कहें कि चापलूस, शकुनी जैसा संजय राउत हो, तो आप समझ सकते हैं। और उसके कहने पर चलने वाला उद्धव ठाकरे हो, दुर्योधन हो, तो फिर कुरु वंश का कुरुक्षेत्र में क्या होगा आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब तक जो भ्रम की स्थिति थी कि मराठा अस्मिता से मराठा लोग उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे, अब शायद वो भ्रम भी टूट गया। अब हम आते हैं राज ठाकरे के पास। तो राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत इस वक्त क्या है? ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, और आपने देख लिया क्योंकि इस पूरे बीएमसी के चुनाव में एक प्रयास किया गया, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स को यह तो पता था कि महाराष्ट्र में उनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनको लगा कि शायद बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी मुंबई की, मुंबई उनको वापस बीएमसी में लाकर बिठा देगी, और 60,000 करोड़ से ऊपर का लगभग जो है वो 70-72,000 करोड़ का बजट, तो वो शिवसेना को जिंदा रख पाएंगे। और इसके लिए किस तरीके से भ्रम पैदा किया गया? एक भ्रम यह पैदा किया गया कि गुजरात के लोग, मतलब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुंबई को गुजरात में शामिल करना चाहते हैं, मुंबई को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए, और फिर उसके बाद उत्तर भारतीयों को गाली देना, और इसके अलावा दक्षिण भारतीयों की पुंगी बजाना। तो आप सोचकर देखिए, जब जनता की लात पड़ती है, जब मतदाता की लात पड़ती है, तो पुंगी किसकी बचती है? कहां है ठाकरे ब्रदर्स आज की स्थिति में? और जब हम ये कहते हैं कि 0+0+0 आप कितने ही उनका योग कर ले और कितनी ही बार उनको आपस में मिला ले, गठबंधन कर दे, परिणाम जो है वो 0 ही होगा। 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर आए थे। उसके बाद तो आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी के साथ से अलग होने के बाद क्या हालत हुई। तो इस चुनाव में 3 0 मिले, चौथा जो है वो 0 हो गया। क्यों हुआ आपको पता होगा, क्योंकि वो भी 0 की संगत कर बैठा। तो उसकी जो बची हुई राजनीति थी शरद पवार की, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की जिस सीटों का अगर हम महानगर पालिकाओं के प्रमुखता से अगर हम देखें तो बीएमसी में अकेले बीजेपी जो है वो 90 सीटों के ऊपर, और मायावती जीत जो है वो बहुमत से बहुत आगे। तो 227 सीटों वाली बीएमसी में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? सिर्फ 12 सीटें, और उद्धव ठाकरे 70 सीटों के आसपास। उसके अलावा अगर हम पुणे की बात करें, पुणे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शरद पवार का गढ़, और अजीत पवार, शरद पवार इस बार मिलकर चुनाव लड़े। 165 सीटों वाली पुणे की महानगर पालिका में बीजेपी ने 90 सीटें हासिल की और एनसीपी सिर्फ 20, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों मिलाकर 10 सीटें। ठाणे में 131 सीटों वाली जो कॉर्पोरेट था महानगर पालिका, उसमें बीजेपी ने 49, और अगर आप एनसीपी की बात करोगे तो 8 सीटें। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो 2 सीटें और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें। नागपुर 151 सीटों वाली महानगर पालिका में बीजेपी 113 और कांग्रेस 30 सीटें, और उद्धव ठाकरे सिर्फ 1 सीट। नासिक में 122 सीटों वाली में बीजेपी 50 और शिवसेना शिंदे प्लस एनसीपी 41 सीटें। तो अगर हम महाविकास आघाड़ी और एमएनएस की बात करते हैं तो सिर्फ 12 सीटें। अब यह था परिणाम 0 का। अब दूसरा आता है कि आज का बीएमसी का जो चुनाव परिणाम है वो किस दिशा में है? तो वो दिशा यह है कि जिसको राजनीति विरासत के रूप में मिली, और अगर वो अहंकार दिखाएगा तो जनता अब अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जब हम अहंकार की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा इस चुनाव में लाते तोड़ने की बात हुई। तो राज ठाकरे ने जो बयान दिए, और कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, वो पूरा देश देख रहा है। तो बिहार में तेजस्वी यादव का क्या किया था वो हम सबने देखा। तो ये अहंकार को गिराने के लिए मतदाताओं की चोट थी, और एक उससे भी बड़ी जो बात निकल कर आई वो ये थी कि अब हिंदुत्व जो है वो कट्टर हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब हिंदू वोटर अब बटेगा नहीं।
और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब तक जो पार्टियां थी वो मुसलमानों की पैरवी करती आई थी, टोपी पहनते हुए आई थी, तो अब अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो आप देखिएगा 4 से 5 साल के बाद में इन लोगों को हिंदुत्व का या भगवा झंडा हाथ में उठाना ही पड़ेगा, और ये मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर जिम्मेदार होंगे। क्यों होंगे मुस्लिम वोटर? क्योंकि आज का अगर चुनाव परिणाम का पैटर्न देखें हम सीटों के हिसाब से, तो मुसलमानों ने इस बार जिस पार्टी को चुना उस पार्टी के ऊपर कट्टर हिंदुत्व की छवि, एक रिमार्क लगा हुआ था, और उसको इसलिए चुना क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वही हरा सकती है, कांग्रेस यहां पर कमजोर है। तो मुसलमान जो है वोटर एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ भटक रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, जबकि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए जो काम किए वो आज तक देश के इतिहास में आजादी के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। तो आप सोचकर देखिए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर। और उससे भी बड़ी बात कि हिंदू जागृति का समय, हिंदू जाग रहा है, समझ रहा है कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है, कौन डिलीवरी कर सकता है और कौन सिर्फ जो है वो बातें कर सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।